नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 16वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अपना पराया। क्या हमारा अपना है, क्या पराया है, इसकी है वो इसमें बात करेंगे। तो देखो, इसमें मुख्य रूप से किन चीज़ों पे है वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है कि जब पहला सुख निरोगी काया, हमारा अगर शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी है वो क्या होगा, स्वस्थ होगा। या हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो इसके बारे में है वो हम बात करते हैं। देखिएगा, आपके उंगली में कभी कोई कांटा अवश्य गड़ा होगा। भाई, आपकी उंगली में कभी न कभी तो कोई कांटा है वो अवश्य रूप से गड़ा होगा, यानी चुभा होगा। उस कांटे को आप अपनी चुटकी, आपने या तो अपनी चुटकी से या किसी चिमटी अथवा सुई से निकाल देते हैं। यदि कांटे का कुछ अंश यानी त्वचा में ही गड़ा रह जाए तो वहां गांठ सी बन जाती है। त्वचा यानी जो शरीर के ऊपर की जो त्वचा होती है, उसके अंदर अगर मान लीजिएगा कोई कांटे का छोटा सा ही भाग अगर रह जाता है तो हल्की सी क्या बन जाती है, गांठ सी है वो वहां पे बन जाती है। यह गांठ प्राय सूख कर निकल जाया करती है और उसी के साथ कांटा भी निकल जाता है। कभी कभी त्वचा में रह गए कांटे के स्थान पर फोड़ा बन जाता है, जिसके फूटने पर मवाद के साथ कांटे से छुटकारा मिल जाता है। मवाद यानी फोड़े से निकलने वाला जो श्राव होता है उसको मवाद कहते हैं। तो मवाद के साथ में वो कांटा निकल जाता है। आपकी आंख में कभी धूल अथवा कोयले का कण चला गया होगा। ऐसे स्थिति में आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उस कण को बहाकर बाहर निकाल देने का प्रयास करते हैं। यानी वो जो आंख में कण गिर गए हैं वो उस आंसुओं के माध्यम से उसको बाहर है वो निकाल दिया जाता है। यदि इस प्रकार भी कण आंख से नहीं निकलता तो चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि कण की चुभन चैन से नहीं बैठने देती। यानी जो कण की चुभन होती है वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। या तो वो स्वतः आंसू के माध्यम से, पानी से है वो साफ हो जाएगी आंखें और निकल जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा और हमें चिकित्सक यानी डॉक्टर की मदद से वो निकलवाना ही पड़ेगा। छींके सभी को आती है, यानी आपने देखा होगा छींके जो है वो सभी को आती है। स्वस्थ अवस्था में भी दिन में एक दो छींके आ जाना कोई विचित्र बात नहीं है। यानी स्वस्थ आदमी है फिर भी छींके दिन में एक दो बार आना कोई अजीब बात नहीं है, सिंपल है। नाक के भीतर जरा से उत्तेजना हुई नहीं कि छींक आई। रसोई में मसालों के भुनने से छींक आ जाती है। यानी उत्तेजना का मतलब होता है सुरसुराहट। कुछ व्यक्तियों को इत्र अथवा खुशबूदार तेलों से भी छींक आ जाती है। यही नहीं, छींकों के साथ साथ कभी कभी आंख और नाक से पानी भी बहने लगता है। यानी छींकों के साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि आंख या नाक से पानी भी बहने लगता है। छींक आना और नाक से पानी का बहना शरीर के स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। यानी जो छींक आना या नाक से पानी बहना यानी स्वाभाविक है। यानी जो शरीर की जो प्रतिरक्षात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो है उसमें। तो स्वाभाविक का मतलब आदतन, यानी ऐसा होता है, स्वाभाविक है, इसमें कोई विचित्र नहीं है। प्रतिरक्षात्मक का मतलब होता है अपना बचाव करने वाली। और प्रक्रियाएं यानी कार्य करने का जो प्रकार होता है उसको हम, कार्य करने का जो तरीका होता है उसको प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रक्रियाएं इनके द्वारा शरीर पर, यानी इनके द्वारा शरीर उन तमाम बेमेल और हानिकर पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने की चेष्टा करता है जो वायु द्वारा नाक के भीतर चले जाते हैं। यानी ये जो प्रक्रियाएं हैं इनके द्वारा शरीर में जो, यानी हवा के माध्यम से या कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ चला गया है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर की यह सुरक्षा व्यवस्था हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों और कष्टों से बचाती है। मुख के भीतर जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य करती है। मुख के भीतर जो हमारी जीभ है वो एक द्वारपाल के जैसा है वो कार्य करती है। कष्ट का मतलब होता है तकलीफ, और द्वारपाल कहते हैं वह व्यक्ति जो दरवाजे पर रहकर आने जाने वालों पर निगाह रख के, पहरेदार या जो गेट कीपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं।
खाने पीने के प्रत्येक पदार्थ का स्वाद लेकर वह उसे परख लेती है। कड़वे और दुस्वाद पदार्थ को हमारी जीभ प्राय भीतर ले जाने से इनकार कर देती है। यानी जो बुरा स्वाद है उस वाली चीज को है वो मुंह में अंदर जाने की बजाय वो वापस से बाहर निकाल देती है। भोजन के ग्रास में भूल से आया हुआ कोई बाल अथवा कंकड़ पत्थर प्राय जीभ की पहुंच से बच नहीं पाता। खाई हुई प्रत्येक वस्तु तब तक शरीर का अंश नहीं बनती जब तक आमाशय और अंतड़ी उसे पचाकर रक्त में नहीं पहुंचा देते। यानी जो भी खाया हुआ अंश है उसको आमाशय और अंतड़ी है उसको पचा करके रक्त में नहीं पहुंचा देती तब तक। ग्रास का मतलब क्या होता है? कोर। कोर मतलब जो हम घास लेते हैं, रोटी का जो घास होता है उसको ग्रास कहते हैं। कभी कभी खाई हुई वस्तु को आमाशय स्वीकार नहीं करता। जब भी कोई खाई हुई वस्तु होती है उसको भी आमाशय क्या नहीं करता? स्वीकार नहीं करता और उसे उल्टी के रूप में शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। इस तरह पेट अथवा आमाशय भी एक प्रकार से द्वारपाल है। यानी पेट यानी जो आमाशय है वो भी एक प्रकार का क्या है? द्वारपाल। अगर गलती से अंदर चली भी गई लेकिन वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है तो वो है वो उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाएगी या निकाल दिया जाएगा। शरीर में होने वाली जिन प्रतिक्रियाओं का ऊपर यानी प्रतिक्रियाओं के ऊपर उल्लेख हुआ है वे किसी न किसी रूप में शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। यानी शरीर की जो सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं हैं वो है जो हमारे शरीर की है वो सुरक्षा करती है। प्रतिक्रिया का मतलब किसी कार्य के जवाब में हुआ कार्य है वो प्रतिक्रिया। सुरक्षात्मक यानी बचाव करने वाली जो है वो है। ये प्रतिक्रियाएं बाहरी बेमेल अथवा हानिकर पदार्थों को शरीर में अवशोषित होने से रोकती है। अवशोषित यानी घुल मिल जाना या सोख लिया जाता है तो उससे हमें क्या करती है? बचाती है, रोकती है। शरीर का प्रयास होता है कि अवांछित वस्तु को भीतर प्रविष्ट न होने दिया जाए। अवांछित का मतलब अनचाही, प्रविष्ट का मतलब होता है घुसना। तो भीतर प्रविष्ट न होने दे और यदि किसी प्रकार भीतर चली भी जाए तो उसे शरीर से बाहर निकाल फेंके। ये है वो उसका प्रयास रहता है शरीर का। वातावरण में असंख्य रोगाणु होते हैं। ये जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें असंख्य रोगाणु होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं ताकि इन्हें आश्रय के साथ साथ भोजन भी मिल सके। असंख्य यानी अनगिनत। आश्रय, आश्रय का मतलब रहने या ठहरने की जो जगह होती है उसको। और रोगाणु का मतलब होता है रोग के अणु, वे सूक्ष्म जीवाणु जो बीमारी का कारण होते हैं। जो हमारी बीमारी होती है उसका कारण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। शरीर के उत्तकों को खा खाकर ये पनपते, बढ़ते और प्रजनन करते हैं। इनके प्रभाव से भांति भांति के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उत्तक यानी उत्तक किसे कहते हैं? एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं यानी सेलों के समूह से बने पिंड यानी टिश्यू जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तक। प्रजनन, संतान की उत्पत्ति अपने जैसे जीवों को पैदा करना ही क्या कहलाती है? उत्पत्ति कहलाती है यानी प्रजनन। शरीर इन रोगाणुओं को भीतर प्रविष्ट होने से रोकने का प्रयत्न करता है। शरीर क्या करता है? इनके भीतर प्रवेश करने से शरीर इनको रोकता है, रोकने का प्रयत्न करता है और उनसे अनेक रूप से लड़ता भिड़ता है। त्वचा यानी देह रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार है। यानी जो हमारे शरीर की जो त्वचा है, जो शरीर रूपी दुर्ग है उसकी बाहरी दीवार है। ये देह यानी शरीर, दुर्ग यानी किला, तो बाहरी दीवार है। यह दीवार शरीर की मुख्यतः दो प्रकार से रक्षा करती है। प्रथम, यह शरीर की नमी को भाप बनकर उड़ जाने से रोकती है। दूसरे, वायु और वस्त्रादि के स्पर्श से अपने ऊपर आकर जमने वाले असंख्य रोगाणुओं को यह बाहर ही
रोके रखती है, यानी अंदर प्रवेश है वो नहीं करने देती, ये त्वचा का कार्य। परंतु ये रोगाणु भी घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कहीं त्वचा कटे या फटे और ये भीतर घुसे। मल मल कर नहाते समय हम अनजाने ही इन सूक्ष्म रोगाणुओं को धो धोकर त्वचा से हटाते रहते हैं। घात लगाने यानी हमला करने के लिए तैयार बैठे रहना। सूक्ष्म का मतलब बहुत ही छोटा जो होता है उसको सूक्ष्म कहते हैं। सांस लेते समय वायु के साथ भांति भांति के रोगाणु हमारे नाक द्वारा भीतर जाते हैं। इनमें से कुछ को तो नाक के बाल ही भीतर जाने से रोक देते हैं। कुछ रोगाणु नाक के भीतर के श्लेष्मा यानी लसदार जो स्राव में चिपक कर फंस जाते हैं। श्लेष्मा यानी श्लेष्मा जो झिल्ली होती है, श्लेष्मा मतलब चिपचिपा लसदार पदार्थ जो नाक से बहकर निकलता है, तो उसको है वो हम कहते हैं। ऐसा ही श्लेष्मा फेफड़ों के भीतर भी वायु नलियों में भी होता है और वायु द्वारा आए हुए कुछ रोगाणु इसमें चिपक जाते हैं। बलगम के रूप में फेफड़ों से बाहर निकलने वाला यही श्लेष्मा अपने साथ रोगाणुओं को भी बाहर निकाल फेंकता है। वायु नली यानी सांस की जो नली होती है उसको, बलगम का मतलब होता है कफ, तो कफ के माध्यम से भी उन रोगाणुओं को बाहर है वो निकाल देती है। हमारे भोजन, दूध, पानी आदि में लुक चिपकर अनेक प्रकार के रोगाणु पहले मुंह में और फिर मुंह से आगे आहार नली में पहुंच जाते हैं। मुंह में बचने वाली लार अन्य कई कार्य करने के साथ साथ कुछ हद तक रोगाणुओं को भी नष्ट करती है। यानी आहार नाल, भोजन को आमाशय में जो पहुंचाने वाली नाल है वो उसको कहते हैं आहार नाल। जो रोगाणु आगे पहुंच जाते हैं उन्हें आमाशय अपने अम्ल से नष्ट कर देता है। अपना जो आमाशय जो है वो अपने अम्ल से उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इस अम्ल का अनुभव कदाचित आपको तब हुआ होगा जब भरा पेट दब जाने से भोजन का कुछ अंश उल्टा चलकर मुंह में आ जाता है और उल्टी हो जाती है। यानी उल्टा चल करके क्या आ जाता है, मुंह में आ जाता है और आपको क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। हमने देखा है कि शरीर की सुरक्षा में पहला योगदान त्वचा द्वारा और नाक, फेफड़े, मुंह और आहार नली की भीतरी परतों द्वारा होता है, जो रोगाणुओं को उत्तकों में प्रवेश करने से रोकती है। इन परतों के कटने, फटने पर अथवा इनके कमजोर हो जाने पर रोगाणु शरीर के उत्तकों में पहुंच जाते हैं। अति सूक्ष्म यानी विषाणु यानी वायरस तो पतली त्वचा तथा भीतरी समूची परतों को भी भेद कर घुस जाते हैं। विषाणु यानी वायरस जो होता है, यानी रोग के विषैले जो अणु होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, भीतर की तरफ घुस जाते हैं। पर जो भी हो, इनका मुकाबला करने के लिए शरीर की सुरक्षा व्यवस्थाएं भी सक्रिय हो जाती है। अनेक संक्रमण पूरे शरीर में न फैलकर स्थानीय होते हैं, यानी पूरे के जो संक्रमण होता है पूरे शरीर में नहीं फैल करके जिस जगह पे वो फैलता है वहीं पे है वो संक्रमण करता है। सक्रिय यानी क्रियाशील, काम में लगे होना। संक्रमण एक से दूसरे तक पहुंचना, रोगाणुओं का शरीर के अंदर जो पहुंचना होता है उसी को, या जिसको हम है वो इंग्लिश में इन्फेक्शन कहते हैं। स्थानीय, स्थान विशेष तक सीमित एक ही जगह पर रहने को स्थानीय कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ की खाल कहीं कट गई है या आपने बहुत ज्यादा खुजला लिया है, तब पहले से भी त्वचा पर जमे अथवा वायु आदि के स्पर्श से आए हुए रोगाणु भीतर प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब ये उत्तकों को खा खाकर पनपने और बढ़ने लगते हैं। हमारा शरीर भी इनके प्रति निष्क्रिय नहीं होता, यानी हमारा शरीर है इनके प्रति निष्क्रिय नहीं होता, काम न करने वाला यानी क्रियाशील न होना, ऐसा नहीं होता। रक्त की श्वेत कणिकाओं की सेना
सतर्क हो जाती है। रक्त के अंदर जो श्वेत कणिकाएं हैं वो सतर्क हो जाती है और रोगाणुओं में से निकले कुछ रासायनिक पदार्थों का सुराग पाकर यह उसी ओर धावा बोल देती है। ये उसी ओर क्या बोल देती है? धावा बोल देती है। श्वेत कणिकाएं खून में मौजूद रोग से लड़ने वाले जो सफेद कण होते हैं उनको श्वेत कणिकाएं बोलते हैं। सुराग पाकर मतलब पता लगते ही यानी पता पाकर, धावा बोलना यानी टूट पड़ना या हमला कर देना। इस सेना को रोगाणुओं के संक्रमण स्थल पर जल्दी से पहुंचाने के लिए आसपास की रक्त नलियां फूल जाती है ताकि ज्यादा रक्त पहुंचे। ज्यादा रक्त पहुंचने से संक्रमण स्थल अधिक लाल, कुछ सूजा हुआ और छूने पर गर्म मालूम पड़ता है। छूने पर कैसे मालूम पड़ता है? गर्म मालूम पड़ता है। श्वेत कणिकाएं रक्त नलिकाओं की दीवारों में से निकलकर आक्रमणकारियों की ओर बढ़ती है। यानी जो श्वेत कणिकाएं हैं वो रक्त नलिकाओं की दीवारों में से निकलकर आक्रमणकारियों की ओर बढ़ती है और उन्हें खा खाकर नष्ट करने लगती है। इस युद्ध में दोनों पक्षों के सदस्य हताहत होते हैं। ये दोनों के बीच में जो युद्ध होता है इनमें दोनों पक्षों के जो है वो क्या होते हैं? हताहत होते हैं। यानी दोनों पक्षों के सदस्य ही इसमें हताहत होते हैं। आक्रमणकारियों, हमला करने वाले, हताहत, हत और आहत यानी मरे हुए या घायल हुए। उनकी मृतदेहों का मलबा तथा टूटे फूटे उत्तक मवाद बन जाते हैं जो घटना स्थल पर बने फोड़े फुंसी के फूटने पर बाहर निकल जाते हैं। मलबा यानी टूटी फूटी चीजों का जो ढेर होता है उसको कहते हैं, तो उस रूप में बाहर निकल जाते हैं। यदि प्रथम आक्रमण स्थल पर ही रोगाणुओं का दमन न हो पाया तो वे विजयी होकर आगे बढ़ते हैं। अब वे उत्तकों के तरल में पहुंच जाते हैं। अब वे कहां पहुंच जाते हैं? उत्तकों के तरल में। उत्तक तरल मतलब क्या होता है? उत्तक के भीतर रहने वाला द्रव्य यानी तरल पदार्थ जो होता है उसको हम उत्तक द्रव्य कहते हैं। उत्तक तरल पहले तो अपनी ही विशेष नलियों में बहता है और फिर अंततः रक्त में जा मिलता है। अतः उत्तक तरल में से होकर रक्त में पहुंचने से पहले हमारे शरीर को इन रोगाणुओं के विरुद्ध एक और मोर्चा बनाना होता है। मोर्चा किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए एकजुटता, तो मोर्चा है वो बना लिया जाता है। इस मोर्चे का अनुभव कदाचित आपको हुआ होगा। कभी कभी खांख में या जांग में गिल्टी फूल जाती है, यानी गिल्टी सी फूल जाती है, हल्की सी गांठ सी हो जाती है तो गिल्टी फूल जाती है जो दर्द करती है। यह गिल्टी तभी बनती है जब हाथ या पैर में कोई फोड़े फुंसी जैसा संक्रमण हो। यह तभी बनती है जब हाथ या पैर में कोई फोड़े या फुंसी के जैसा कोई संक्रमण हो जाता है। गले की टॉन्सिलें भी ऐसी ही गिल्टियां हैं जो गले में संक्रमण के कारण फूल जाते हैं। गले में जो टॉन्सिल होता है वो भी इसी कारण होता है कि कहीं गले में कोई है वो क्या हो जाती है, यानी कोई संक्रमण हो जाता है तो वो गिल्टी सी बन जाती है गले के अंदर, तो उसको है वो हम कहते हैं। इस प्रकार की सभी गिल्टियां मानो हमारे शरीर की सुरक्षा सेना की चौकियां है। सुरक्षा सेना की क्या है? चौकियां है। टॉन्सिल गले की एक ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं। इनके भीतर विशेष प्रकार की भक्षक कोशिकाएं होती है जो रक्त की ओर बढ़ते हुए रोगाणुओं को नष्ट करती है। भक्षक कोशिकाएं यानी रोगाणुओं को खा जाने वाली कोशिकाएं होती है, उनको हम कहते हैं। जब रोगाणु इन स्थानों पर भी विजयी होकर और आगे बढ़ते हैं तब वे रक्त में पहुंच जाते हैं। अब रोगी की अवस्था गंभीर हो जाती है और इससे निपटने के लिए शरीर की कुछ अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सक्रिय हो जाती है। अन्य जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो भी क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। कई प्रकार के रोगाणुओं के प्रति भक्षक कोशिकाओं की सेना भी पर्याप्त नहीं होती। विषाणुओं यानी वायरस का तो ये भक्षक कोशिकाएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इन विषाणुओं के यानी वायरस जो है इनके अतिरिक्त जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से जो विष यानी टॉन्सिल निकला करते हैं वे भी भक्षक कोशिकाओं के प्रभाव से
मुक्त होते हैं। जीवाणु, आंखों से न देखने वाले सूक्ष्म जो जीव होते हैं, सजीव अणु होते हैं, उनको जीवाणु कहते हैं। टॉक्सिन, टॉक्सिन यानी विषैले जो पदार्थ होते हैं उसको है वो हम टॉक्सिन कहते हैं। अतः इन जीव यानी विषाणुओं तथा टॉक्सिनों से टक्कर लेने के लिए शरीर में कुछ विशेष रासायनिक अणु कार्य करते हैं, जिन्हें प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी, प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी कहते हैं। प्रतिपिंड विशेष रोगाणुओं से लड़ने के लिए शरीर के भीतर बनने वाले जो पिंड होते हैं यानी एंटीबॉडी जो होती है उसी को हम प्रतिपिंड कहते हैं। यह प्रतिपिंड मुख्यतः गिल्टियों यानी लसिका ग्रंथि जो होती है तो गिल्टियों की कोशिकाओं से बनते हैं। प्रतिपिंडों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये अपने अनुरूप केवल एक ही प्रकार के रोगाणु अथवा रोग विष से टक्कर ले सकते हैं। एक ही प्रकार के अगर रोग है तो उनसे ही क्या ले सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं। लसिका ग्रंथि यानी प्रतिपिंड बनाने वाली कोशिकाओं की जो ग्रंथि होती है उसको लसिका ग्रंथि कहते हैं। अतः प्रत्येक रोगाणु और रोग विष के लिए शरीर में पृथक प्रकार के प्रतिपिंड चाहिए। अधिकतर प्रतिपिंड शरीर में पहले से मौजूद नहीं होते। एक बार कोई रोगाणु अथवा रोग विष शरीर में प्रविष्ट हो जाए और उससे प्रभावित होकर शरीर कम या ज्यादा बीमार होकर ठीक हो जाए, तब शरीर में उस रोग से टक्कर ले सकने वाले प्रतिपिंड कुछ ही सप्ताह तक बने रह सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा के कुछ रोगों के प्रतिपिंड यानी 10-15 वर्ष तक बने रह सकते हैं, जैसे चेचक के। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, विषाणुओं द्वारा फैलने वाला बुखार। चेचक एक बीमारी जिसमें शरीर पर फफोले से उठते हैं, शरीर पर फफोले से उठ जाते हैं, उसको हम चेचक कहते हैं। जब उस रोग विशेष का आक्रमण होता है तब यह प्रतिपिंड यानी जो एंटीबॉडी तत्काल शरीर की रक्षा करके हमें उस रोग से बचाते हैं। हमारे शरीर की स्मरण शक्ति ऐसी विचित्र है कि वह रोगाणु को लंबे अरसे के बाद भी पहचान लेती है। जो रोगाणु होते हैं उनको लंबे अरसे के बाद भी है वो पहचान लेती है, तत्काल, तुरंत, फौरन, उसी समय। स्मरण शक्ति, याद रखने की जो क्षमता होती है उसको हम स्मरण शक्ति कहते हैं। रोगों के बचाव टीकों में यदि सिद्धांत काम में लाया जाता है, आज 20 प्रकार के टीके बन चुके हैं। यानी रोगों के बचाव जो है उनके लिए टीकों का क्या किया गया है, टीकों का निर्माण किया गया है, टीके लगाए जाते हैं। तो इसी सिद्धांत पे वो टीके हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे चेचक, पोलियो, टेटेनस, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड। अब पोलियो एक बीमारी जिसमें प्राय यानी हाथ या पैरों में लकवा मार जाता है। टेटेनस एक प्राणलेवा बीमारी जिसमें शरीर का तंत्रिका तंत्र बेकार हो जाता है। डिप्थीरिया एक घातक बीमारी जिसमें गला जकड़ जाता है और सांस रुकने लगती है। हैजा उल्टी दस्त की बीमारी। तो ये सारी की सारी चीजें तो इनके टीके हैं वो तैयार किए गए हैं, टीके बनाए गए। क्षय रोग आदि से बचाव करने वाले इन सब में एक ही सिद्धांत है, दुर्बल किए गए रोगाणु अथवा उनका हल्का किया गया विष जानबूझकर व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। यानी वो हल्के कमजोर किए हुए जो विषाणु होते हैं उनको, उन रोगाणुओं को शरीर में क्या करवाया जाता है, प्रविष्ट करवाया जाता है, ताकि उससे है वो पहचान हो सके, शरीर को, एंटीबॉडी को, प्रतिपिंड को क्या हो सके, पहचान हो सके। क्षय रोग ये है वो एक तरीके की टीबी के जैसा होता है, प्रविष्ट कराना यानी अंदर घुसाना या पहुंचाना। तब व्यक्ति का शरीर उन रोगाणुओं अथवा उस विष से जूझता है और उसके प्रतिपिंड बनाने लग जाता है। उसके क्या बनाने लग जाता है, प्रतिपिंड बनाने लग जाता है। तदुपरांत जब कभी रोग का वास्तविक संक्रमण होता है तब पहले से ही मौजूद ये प्रतिपिंड रूपी रासायनिक हथियार शरीर को रोग से बचा लेते हैं। तदुपरांत का मतलब होता है उसके बाद। कुछ रोगों को इत्र, धूल आदि से छींकें आती है और आंख नाक से पानी बहने लगता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दूध पीने
या अंडा खाने से भी परेशानी होने लगती है, यानी दूध पीने या अंडा खाने से भी क्या हो जाती है, परेशानी होने लगती है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के लिए पेंसिलिन जैसी जीवनदायिनी औषधि भी जानलेवा सिद्ध हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में हम कहते हैं कि व्यक्ति को अमुक वस्तु माफिक नहीं आती अथवा उस पदार्थ से उसे एलर्जी है, यानी उस पदार्थ से उसे क्या है, एलर्जी। एलर्जी किसी पदार्थ का शरीर के माफिक यानी अनुकूल न होना, यानी उसके शरीर के अनुकूल न होना ही क्या होता है, एलर्जी कहलाती है। एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ अधिकतर ऐसे प्रोटीन होते हैं जो शरीर के लिए सदा पराये बने रहते हैं। रक्त या ऊतकों में पहुंचने पर इन बेमेल प्रोटीनों को हमारा शरीर किसी प्रकार बाहर निकाल फेंकने का प्रयत्न करता है। प्रोटीन यानी भोजन का एक आवश्यक और मूलभूत तत्व होता है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। इस प्रयत्न में शरीर उनके निराकरण के लिए प्रतिपिंड बनाता है, उसके निराकरण के लिए क्या बनाता है, प्रतिपिंड बनाता है। लेकिन ये प्रतिपिंड रोगाणुओं के प्रतिपिंडों से कुछ भिन्न होते हैं। इन पराये प्रोटीनों से शरीर के पहले संपर्क पर प्रतिपिंड बनने लग जाते हैं। निराकरण का मतलब दूर करना या निवारण करना, तो वो बनने लगते हैं। कुछ समय बाद जब ये पराये प्रोटीन पुनः ऊतकों के संपर्क में आते हैं तब प्रतिपिंडों और उनके बीच एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है जो रोग का रूप भी ले लेती है। क्या ले लेती है, रोग का रूप ले लेती है। तीव्र का मतलब तेज। शरीर में पित्ती यानी छपाकी निकलना, सूजन आ जाना यानी शरीर में पित्त निकलना या सूजन आ जाना, सांस फूलना, दमा हो जाना, ये सब एलर्जी के ही उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, एलर्जी के ही उदाहरण है। पित्ती का मतलब होता है शरीर पर लाल रंग के ददोरे या चकत्ते से पड़ जाना, लाल लाल से है वो चकत्ते से पड़ जाना। दमा सांस की जो बीमारी होती है उसको हम दमा कहते हैं। मच्छर के काटने के स्थान पर दाफड़, ददोरा पड़ना, खुजली होना और लाल हो जाना भी एक प्रकार की एलर्जी ही है। जो भी हो, एलर्जी के मामले में हर व्यक्ति अलग है। वही पदार्थ एक व्यक्ति के लिए अपना कहा जा सकता है और दूसरे के लिए सर्वथा पराया। दूसरे के लिए सर्वथा क्या हो सकता है, पराया हो सकता है। हमारे शरीर में इक्की दुक्की कोशिकाएं रोज ही कुछ ऐसे बदलती रहती है जो अपनी होते हुए भी पराई बन जाती है और शरीर द्रोही हो जाती है। शरीर द्रोही यानी शरीर के प्रति विद्रोह करने वाली, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बन जाती है। विशेष प्रकार के प्रतिपिंड इन शरीर द्रोही कोशिकाओं का दमन करके हमें सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जब कभी बागी कोशिकाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती है, यानी जो बागी कोशिकाएं होती है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है शरीर में, तब क्या होता है, तब कैंसर का रूप ले सकती है। कैंसर शरीर की कोशिकाओं की असंतुलित वृद्धि, शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनकी असंतुलित जो वृद्धि होती है उसको है वो हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो असंतुलित वृद्धि से उत्पन्न लाइलाज बीमारी, बागी का मतलब होता है विद्रोही। इस प्रकार हमने देखा कि यदि हम और हमारी जाति जीवित हैं तो उसका बहुत बड़ा श्रेय अपने पराये की पहचान को ही जाता है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार हमने देखा कि यदि हम और हमारी जाति अगर जीवित है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय किसको जाता है, अपने पराये की पहचान को ही जाता है। अपने पराये की जो पहचान है उसी को जाता है। इस अपने पराये की पहचान करने और उससे जूझने के मोर्चे शरीर में जितनी ज्यादा संख्या में है उतने ही ज्यादा वे विस्मयकारी भी है, यानी आश्चर्यजनक। तो उतने ही ज्यादा वो क्या है, आश्चर्यजनक है। तो किस तरीके से हमारा शरीर है वो प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी है वो बनाता है, किस तरीके से है वो हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक क्रियाएं होती है जिसमें वो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी जीवाणु है, तो वो कौन से अपने हैं, कौन से पराये हैं, कौन सा प्रोटीन अपना है, कौन सा पराया है, इन सारी की जो पहचान है इससे ही हम है वो जीवित रहते हैं। और हमारे जो
शरीर है उसकी जो स्मरण शक्ति है वो ही तीव्र यानी एक लंबे अरसे तक उसकी है वो पहचान कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने है वो एक अपना पराया कहानी के माध्यम से है वो एक रचना के माध्यम से है वो शरीर में किस तरीके से कौन सा अपना कौन से पराया है, तो इन है वो प्रतिपिंड के बारे में है वो जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूं आपको ये है वो समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों।